अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 177 बिगड़ती तबीयत। पाहूजा साहब की जगह पर सुजॉय को आता देखकर लैला और डेविड दोनों के होश उड़ गए थे। अब तक कार से निकलते हुए सुजॉय की नजर भी उन दोनों पर पड़ चुकी थी। वो अपने चेहरे पर टेंशन लिए हुए तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसे पास आता हुआ देखकर डेविड ने धीरे से लैला से कहा, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ ताकि तब तक कुछ जवाब सोच सकूं। तब तक आप किसी भी तरह से संभाल लेना। कहकर डेविड उसके हाँ ना बोलने का इंतजार किए बिना ही वहां से तेजी से चला गया। लैला ने उसे पीछे से रोकना भी चाहा, लेकिन डेविड ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। अब लैला मन ही मन सुजॉय के एक्सपेक्टेड सवालों के जवाब तैयार करने में लग गई थी। सुजॉय अब तक उसके बिल्कुल पास आ चुका था। लैला ने उसे अपने ठीक सामने खड़े देखकर हड़बड़ाते हुए लहजे में कहा, सुजॉय साहब आप यहाँ? सुजॉय ने लैला को गौर से देखते हुए कहा, हाँ, वो कॉल डैड ने नहीं मैंने उठाया था। ये सुनते ही लैला की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसने हकलाते हुए कहा, आपने? लैला की जान जैसे कंठ में जा अटकी। हाँ मैंने। और अब तुम मुझे बताओगी कि वहां कौन एडमिट है? तुम डैड को यहाँ किससे मिलने के लिए बुला रही थी? लैला की हालत तो ऐसी हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसने औने पौने बहाने बनाने की कोशिश की। वो मैंने सर को इसलिए कॉल किया था कि लैला से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तब सुजॉय ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पेशेंट के पास ले चलो। उसके ऐसा बोलते ही लैला तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। फिर आईसीयू के गेट के बाहर पहुंचकर उसने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अंदर हैं। सुजॉय ने व्यूइंग ग्लास से अंदर झांका तो फिर न जाने क्यों खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाया। लैला भी इन सब सिचुएशन में उलझी हुई उसके पीछे पीछे अंदर चली आई थी। सुजॉय सुलोचना ताई के बेड के पास आकर खड़ा हो गया। वो उनके चेहरे को काफी गौर से देख रहा था, जैसे कि उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ऑक्सीजन मास्क से आधा चेहरा ढका होने के बाद अब इस हाल में तो ताई को किसी का भी पहचान पाना मुश्किल ही था। कुछ देर यूं ही उन्हें गौर से देखने के बाद वो धीरे धीरे उल्टे पैर चलते हुए वापस बाहर आ गया। लेकिन मन के किसी कोने में रह रहकर जैसे सुलोचना ताई की पहचान बार बार कौंध रही थी। लेकिन बहुत चाहने के बाद भी सुजॉय को यह ध्यान नहीं आया कि उसने इस औरत को कहाँ देखा है। बाहर आकर उसने अपने पीछे पीछे लौटी लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, अब बताओ कौन है ये? लैला एक बार फिर उसके सवाल पर स्पीचलेस सी खड़ी की खड़ी रह गई। इस बार सुजॉय ने कुछ झल्लाते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ लैला, मुझे बताओ ये लेडी कौन है? लेकिन लैला अब भी खामोश थी। वो आखिर कहती भी तो क्या? तभी लैला के पीछे से डेविड की आवाज उभरी, हेलो सुजॉय सर, सुलोचना ताई दरअसल एक जूनियर आर्टिस्ट है। कई सारे दूसरे आर्टिस्ट की तरह पाहूजा साहब ने इनका भी खर्चा उठा रखा था। इसीलिए इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद लैला ने पाहूजा साहब को इन्फॉर्म करना जरूरी समझा। डेविड ने यह बात इतने लॉजिकल तरीके से और इतनी कॉन्फिडेंटली कही कि फिर सुजॉय उनसे और कोई सवाल कर ही नहीं पाया। हालांकि उसके मन में अभी भी एक फांस सी चुभी तो रह गई थी, लेकिन वो फिर भी अब आगे और कुछ भी नहीं पूछ सका। तब डेविड ने लैला से कहा, मैं जरा फोन करके आता हूं ताकि आज रात उन्हें यहीं रुकने के बारे में बता सकूं। तो लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, जी आप कह आइए। डेविड वहां से चला गया। तब सुजॉय ने कुछ कदम चलकर लैला के कुछ और पास आते हुए कहा, सॉरी मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन यही बात जो डेविड अंकल ने मुझे बताई वो तुम भी तो बता सकती थी ना। लैला नजरें झुकाए हुए उसकी बात सुनती रही। अब सुजॉय को उसकी खामोशी पर गुस्सा आ रहा था। उसने खींचते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले वाली लैला हो गई हो, जिसे किसी के कुछ भी कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जिसे हर वक्त किसी का मन जलाना ही आता है। उसकी इस बात पर लैला ने उसे भवे से कोड़ते हुए देखा, जैसे कि यकीन करना चाह रही थी कि सुजॉय को अचानक से हुआ क्या है। उसने मन ही मन दूसरी तरफ अपना मुंह फेरते हुए सोचा, मुझे कह रहे हैं जबकि खुद नहीं देख रहे।
ये खुद भी तो पहले की तरह ही खड़ूस बन चुके हैं, लेकिन नहीं, अपनी हरकतें कैसे नजर आएंगी। लैला एकदम कुर्सी गई थी, जबकि सुजॉय का जी चाह रहा था कि अभी लैला को ऐसी ऐसी बातें कह डाले कि वो सुलोचना ताई के बारे में अपनी जुबान खोलने पर मजबूर हो जाए। पाहूजा साहब टैक्सी से अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उन्होंने उस कॉलोनी में एंटर करने से कुछ दूर पहले ही टैक्सी रुकवा दी थी। धीरे धीरे चलते हुए वो एक घर के सामने पहुंच चुके थे। उन्हें इस बात का सुकून था कि अब अंधेरा हो चुका था। यहाँ उनको किसी के भी जरिए पहचान लिए जाने का अब उतना खतरा नहीं था। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने 2-3 बार डोरबेल बजाया, मगर काफी देर बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उन्हें वहां देखकर सामने सड़क से गुजरते एक लड़के ने कहा, सर, ताई घर पर नहीं है, देखिए ना, बाहर ताला लटका हुआ है। लड़के के कहने पर पाहूजा साहब ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी पर नजर डाली तो देखा वहां पर वाकई एक ताला लटक रहा था। लड़का वहां से जा चुका था। पाहूजा साहब ने एक थकी हुई गहरी सांस ली और फिर जैसे खुद से ही बोले, इतने साल गुजार दिए मैंने लतिका से अपनी कसम का मान रखते हुए। उस डील के बाद कभी तुम्हें पलट कर नहीं देखा सुलोचना, लेकिन आज जब सब कुछ भूल कर तुमसे मिलने आया भी हूं तो तुम घर पर नहीं हो। अब तो जैसे यकीन सा हो चला है कि खुद किस्मत भी नहीं चाहती कि हम मिले। वो थके थके कदमों से ताई के बरामदे से लौटने लगे। डेविड फोन करके वापस लौटा तो लैला ने महसूस किया कि उसका चेहरा कुछ बोझिल सा हो रखा है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ डेविड अंकल, सब कुछ ठीक तो है? तब डेविड ने सिर झुकाए हुए कुछ परेशानी में कहा, हाँ, वो घर पर फोन किया तो पता चला कि छोटा लड़का बुखार में कुछ ज्यादा ही तप रहा है। उसे किसी भी तरह से लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। ये सुनते ही लैला ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं अंकल, मेरे ख्याल से आपको घर लौट जाना चाहिए। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हॉस्पिटल के स्टाफ तो है ही ना, सभी कितने कोऑपरेटिव हैं। लेकिन डेविड का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी कंफ्यूजन में हो। उसने धीरे से सिर झुकाए हुए कहा, लेकिन बेटा, मेरा मन नहीं मानेगा आपको इस तरह अकेले छोड़कर जाने के लिए। लैला ने उन्हें एक बार फिर से तसल्ली देते हुए कहा, मुझे लगता है आप फिजूल की टेंशन ले रहे हैं डेविड अंकल। अभी घर पर आपकी ज्यादा जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हूं ही ना। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सुजॉय ने कहा, लैला ठीक कह रही है अंकल, मुझे लगता है कि आपको अभी घर जाना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ रुकने का, तो ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ लैला के साथ रुक जाता हूँ। ये सुनकर लैला ने कुछ चौंकते हुए उसका चेहरा देखा, जबकि ये सुनकर डेविड के चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। लैला को इस तरह से सुजॉय का आगे बढ़कर रुकने का ऑफर देना अच्छा लगा था, लेकिन उसे फौरन ही ध्यान आया, क्या पता सुजॉय अगर यहाँ रुके तो उससे ताई के बारे में और कुछ पूछने लगे। बस यही ख्याल आते ही उसने जल्दी से कहा, नहीं, मेरा मतलब है मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अभी वो इतना सा कह ही रही थी कि तभी सुजॉय ने उस पर घूरती हुई एक सख्त नजर डाली और फिर डेविड से कहा, अंकल आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं यहाँ ही हूँ। डेविड ने जब सुजॉय को इतने यकीन के साथ ये सब कहते हुए सुना तो बोला, थैंक यू सो मच सुजॉय सर, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब नहीं होती तो। अभी वो कह ही रहे थे कि तभी सुजॉय ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है अंकल, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा सब, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। डेविड दोनों को थैंक यू बोलता हुआ वहां से निकल गया। डेविड के जाते ही लैला ने सुजॉय से सपाट लहजे में कहा, आपने बेकार की तकलीफ की सुजॉय साहब, मैं कर लेती ना मैनेज यहाँ। मैं तो अभी भी कहूंगी कि आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सुजॉय ने सुनते ही अपने होठों पर उंगली रखकर सख्त अंदाज में कहा, अब एकदम चुप, मैं यहीं रुक रहा हूं और ये मेरा आखिरी डिसीजन है। उसके इस अंदाज पर लैला की भवें तन सी गई थी। उसने झुंझुलाई हुई सी एक निगाह सुजॉय पर डाली और फिर कहा, हाँ तो रहिए ना, वैसे भी ये हॉस्पिटल कौन सा मेरे बापू का है जो मैं किसी को भी आने के लिए रहने के लिए रोक सकती हूँ। उसने ये बात कुछ इस अंदाज में कही थी कि ना चाहते हुए भी सुजॉय के होठों पर हंसी सी बिखर गई थी।
वो किसी भी तरह से लैला के सामने सॉफ्ट नहीं दिखना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, हाँ तो तुम्हें पहले ही अपना हुक्म चलाने का इरादा छोड़ देना चाहिए था। ये बात लैला अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लैला को और चिढ़ दिला गई थी। मैं हुक्म चला रही थी, मैं। ये कहकर उसने आगे भी कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोकते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और बोली, मैं कोई हुक्म नहीं चला रही। भले से ताई के लिए पूरी इंडस्ट्री हॉस्पिटल में जमा हो जाए, मैं क्यों किसी को कुछ कहूंगी। लैला की ये बात भी सुजॉय को हंसी दिलाने लगी थी, लेकिन उसने इस बार भी खुद पर कंट्रोल किया और एकदम सीरियस चेहरा बनाए हुए बैठा रहा। वरना क्या ही ठिकाना था कि सॉफ्ट होता देखकर लैला उसे एक बार फिर से घर जाने पर मजबूर करने लगती। जबकि सुजॉय से इस तरह रूडली बात करके लैला को इस बात का इत्मीनान हो चुका था कि वो लैला से ताई के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। 10:30 बजे थे जब डॉक्टर्स एक बार फिर से राउंड पर आए थे। सुलोचना जी का चेकअप करने के बाद जब वो लोग वापस लौटे तो सुजॉय ने उन्हें टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट की हालत कैसी है, कुछ बता सकेंगे? डॉक्टर ने उसे सिर से पैर तक एक नजर देखते हुए पूछा, आप पेशेंट के कौन हैं? सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, अब सुलोचना जी आंटी है मेरी। डॉक्टर ने ओके कहकर आगे कहा, देखिए जब तक सुबह उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। हमने दूसरे हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट को बुलवाया है। उनके आते ही वो भी कुछ जरूरी चेकअप करके रिव्यू देंगी। इसलिए पेशेंट की एग्जैक्ट हालत के लिए आपको किसी भी तरह से सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। उसके जाते ही सुजॉय वापस से लैला के बगल वाली विजिटर्स चेयर पर आ बैठा। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। सुजॉय ने वक्त गुजारने के लिए काउंटर से एक मैगजीन उठा ली थी, जबकि लैला को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ताई की फिक्र थी। उसका और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और वो इसी उधेड़-बुन में सोचती रह गई। वो मन ही मन ताई के लिए भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। न जाने कब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। यहां तक कि उसका सिर लुढ़कते हुए बार बार सुजॉय की बाहों से टच होने लगा था। मैगजीन में खोए हुए सुजॉय ने जब अपनी बाहों पर हल्का सा भार महसूस किया तो चौंक कर देखा। लैला बेसुध उसकी बाहों से लगी नींद ले रही थी। सुजॉय का हाथ उसे झंझोड़ कर उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गहरी नींद में लैला इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि सुजॉय चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सका। दिल को संभालते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से सरकते हुए उसके कुछ और नजदीक आ गया। फिर उसने हल्के से हाथ के सपोर्ट के बाद लैला का सर अब प्रॉपर अपने कंधे पर कर लिया था। धीमी धीमी सांसें लेती हुई लैला सुजॉय के मन में हलचल सी मचा रही थी। कभी कभी यूं होता है कि आप जो सपने में देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन अभी सुजॉय के साथ ऐसा हो रहा था कि उसके वो सपने पूरे हो रहे थे जिसे वो कभी देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था, क्योंकि इससे पहले उसने लैला को लेकर जो भी ख्वाब देखे थे वो हर बार लैला के रवैये की वजह से दम तोड़ देते थे। उसने लैला का चेहरा गौर से देखते हुए मन ही मन में कहा, इस तरह सोते हुए ये कितनी मासूम लग रही है। काश ये पल यहीं थम जाता और मैं सुकून को देर तक महसूस कर सकता। सोचते हुए उसका हाथ बरबस ही उठा और वो धीरे से हल्के हाथों से लैला के बालों को संवारने लगा। ठीक उसी पल एक डॉक्टर के साथ जेनी वहां पर चली आ रही थी। सुजॉय तो लैला में इस कदर खोया हुआ था कि जेनी पर उसकी नजर ही नहीं पड़ी, जबकि तेज तेज चलकर आईसीयू की तरफ बढ़ती हुई जेनी उन दोनों को इस हालत में देखकर एकदम से ठिठक सी गई। ये दोनों यहाँ, वो भी इतने करीब। उन दोनों को इस हालत में देखकर जेनी के जैसे तन बदन में एक आग सी लग गई थी। क्या सुजॉय और लैला को इस तरह एक साथ देखकर बौखलाई हुई जेनी को उठाना पड़ेगा एक एक्सट्रीम स्टेप? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।